कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहना को बहुत स्वागत है। आज फिर का आपके संगे कहा है हम सुनील राय। स्वीकार करो हमारी दो हाथ जोड़े की राम राम। आकाशवाणी सागर के स्टूडियो में विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं। कृषि महाविद्यालय खुरई से पधारे हैं डॉक्टर शिवराम सिंह रघुवंशी जी। पशु चिकित्सा विभाग से पधारे हैं डॉक्टर अजय यादव जी। डॉक्टर साहब आप लोगों को बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भैया हमारे फोन लाइन पे बने हैं, अपन झट्टे ही बात करें लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो हेलो। जयराम जी भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। हाँ सर जी, अपनो परिचय देते भैया। हम काम तो प्रसाद दुबे बोल रहा धवोली से। तो दुबे जी बताओ, आज की हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में अपन कौन सी समस्या को निदान चाहते हैं? यही समस्या के पिसी भाई की हाउ अब वही चाचा पत्ता हाउ और अपन सोच रहा यूरी कर दिया गया चिरंजों को पानी देना का छट्टा छोड़ता है। बहुत बढ़िया प्रश्न करो है। पिसिया के लाने महत्वपूर्ण समय कहा जो, और आपके ये प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय खुरई से पधारे डॉक्टर शिवराम सिंह रघुवंशी जी। तो स्प्रिंकलर से देंगे कि बहा के देंगे आप पानी? पानी तो पर्याप्त है। हाँ, पानी पर्याप्त है। तो मैं दो ही विधि आपको दोनों के फायदे बता रहा हूँ। यदि हम स्प्रिंकलर से सिंचाई से पानी देंगे तो उसकी जो उपयोग क्षमता हमारी है ना, वो पूरी हो जाती है, जिसको हम बौछारी विधि बोलते हैं। और इसमें जब पानी देते हैं तो हमको करीब जो चिड़िया चलाते हैं वो 4 घंटे से 5 घंटे की चलाते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि हमारी जो जड़ क्षेत्र है पौधों का, वहां तक पानी अच्छी तरह से पहुंच जाता है। अब चिड़ियों वाले विधि में हम जो पानी देते हैं गेहूं में, उसमें सबसे बड़ी ये समस्या आती है कि हम यूरिया का उपयोग कब करें। हमको यूरिया का भुरकाव चिड़िया चालू करने के पहले खेत में कर दें, क्योंकि बाद में क्या होता है गीला हो जाता है, तो गीले खेत में हम यूरिया का भुरकाव करने जा नहीं पाएंगे। और साथ साथ में क्या है कि जैसे ही हम बोलते हैं कि बतर आया तब यूरिया देना, तो इसमें फिर क्या है, बतर में पानी आएगा चला जाएगा तो उससे नमी खत्म हो जाएगी। तो आप अपने खेत में अब ओस बढ़िया पड़ रही है तो आप यूरिया का भुरकाव शाम के टाइम में 4-5 बजे के आसपास कर दें, और फिर रात में चिड़िया चालू कर दें, सुबह कर दें, जब आपको सुविधा अनुसार आप चिड़िया चालू कर दें। अब कई किसान भाई हमारे ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास आप चिड़ियों की व्यवस्था नहीं है, बौछारी सिस्टम नहीं है, स्प्रिंकलर सिस्टम की व्यवस्था नहीं है हमारे पास। तो उन किसान भाइयों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो यूरिया है उसको पहले खेत में भुरकाव ना करें। क्या होता है कि यदि हमने यूरिया का भुरकाव पहले कर दिया और बाद में पानी हमने छोड़ा, तो कई जगह पानी जहाँ तेज पड़ता है एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो कई जगह से हम चाहते हैं कि यहाँ पे यूरिया मिलना चाहिए, वहां मिलता नहीं है, और कई जगह उसका मात्रा ज्यादा हो जाती है यूरिया की। जहाँ कम पड़ा है वहां पौधों को फायदा नहीं मिलता, और जहाँ ज्यादा पड़ गया वहां पे ये नुकसान हो जाता है कि पौधे रसीले हो जाते हैं ज्यादा मात्रा में लेने से, और फसल हमारी गिरने लगती है। ज्यादा रसीले पौधों में कीड़े मकोड़ों को बीमारियों का आक्रमण भी बढ़ने लगता है। यदि हम पानी बहाकर दे रहे हैं तो पहले बिल्कुल न करें। आज हमने पानी दे दिया है और फिर हम देखते हैं कि हमारे खेत में हम जब पैदल चलते हैं उस टाइम मिट्टी में हमारे पैर तो उछल रहे हैं लेकिन मिट्टी चिपके नहीं। इतनी मतलब 2 से 3 दिन में या 2.5 दिन में ऐसी बतर आ जाती है कि हम खेत में चल सकते हैं। तो वहां पर हम शाम के समय यूरिया का छिड़काव करें। यदि हमने सुबह के टाइम यूरिया दिया तो वो पत्तियों से चिपक जाता है, और जो पत्तियों से चिपका है तो उससे पत्तियां भी जलती हैं, और साथ में जब धूप के संपर्क में वो आ जाता है तो पूरा यूरिया की नत्रजन जो वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हम शाम के टाइम यूरिया का उपयोग करेंगे तो हल्का सा क्या होगा कि हवा चलेगी। हवा चलने से यदि पौधे में हमारे यूरिया रह भी गया तो वो नीचे खिरक के नीचे पहुंच जाएगा, और फिर बढ़िया रात में ओस पड़ेगी तो पूरा गल के दूसरे दिन तक सुबह तक धूप आएगी, तब तक वो पौधे मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएगा और पौधा फिर उसका अच्छी तरह से उपयोग कर लेगा। तो इससे हमारी क्या होती है, खाद और उर्वरक जिसको हम बोलते हैं उर्वरक यूरिया की उपयोग क्षमता हम बढ़ा सकते हैं सिर्फ इस विधि से। और इसमें ये ध्यान रखें कि बहुत से किसान भाई यूरिया की कट्टी अपने हाथ में ली और यूरिया भुरकाव करना चालू कर दिया। उसका वजन लगता है तो शुरुआत की 2-4 10-20 लाइनों में तो उसका हाथ बहुत तेज चल जाता है, और बाद में फिर क्या होता है कि उसको यूरिया कम बचा तो कई जगह वो कम छिड़काव करता है। मतलब बिल्कुल समानता से यूरिया का छिड़काव करें तो हमारे यूरिया की जो उपयोग क्षमता रहेगी पौधों के लिए वो पूरी अच्छी तरह से मिल जाएगी। पहली सिंचाई पर यूरिया देना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी समय में सिर्फ गेहूं के पौधे कल्ले निकालते हैं। एक पौधे से
25-30 कई जगह 40-40 तक कल्ले निकल जाएंगे। मतलब एक पौधे से हमारी 50-50, 40-40 बालियां निकल जाएंगी किस्म के हिसाब से। ठीक है, अब ज्यादा पानी वाला जो हमारा गेहूं लिया है उसमें ही हम इसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि इस टाइम में यदि हमने उसमें पानी नहीं दिया तो कल्ले हमारे नहीं निकलेंगे, तो हमारी आज ही उपज पे विराम लग जाएगा। इसलिए इस समय पे यूरिया देना और पानी देना बहुत ही अति आवश्यक है। 5 पानी वाला गेहूं लगाया है, मतलब ज्यादा उत्पादन वाली किस्में लगाई हैं, उनमें ज्यादा पानी लगेगा, उनमें हमें खाद की मात्रा ज्यादा देना पड़ेगी और उनसे ज्यादा उत्पादन तभी आ पाएगा जब हमारा ये कल्ले निकलेंगे। ठीक है दुबे जी, कार्यक्रम में अपन और बातचीत करें एक पहले अपन सुने लेते हैं विष्णु पटेरिया को गाओ भाव जो लोकगीत। गर्मी काटी जैसे तैसे, गर्मी काटी जैसे तैसे, घामे में कारे पर गए ऐसे, घामे में कारे पर गए ऐसे, ढूंढा खैर को होबे जैसे, ये ढूंढ खैर को होबे जैसे, अब रो रो के काटो बस करो हमारो, रो रो के काटो बस करो हमारो, कैसे कटेरे जड़ कारो राम, एक कैसे कटे जो जड़ कारो हमारो, कैसे कटे जड़ कारो राम। अगन फूस के जाड़े परे हैं, अगन फूस के जाड़े परे हैं, और पल्ली गदेला में पिल्ला परे हैं, पल्ली गदेला में पिल्ला परे हैं, और कथरी और कमरा दोई फटे तो धरे हैं, कथरी कमरा दोई फटे तो धरी है, अरे थर थर कपे जी हमारो हमारो, थर थर कपे जी हमारो हमारो, कैसे कटे जड़ कारो राम, कैसे कटे जो जड़ कारो हमारो, कैसे कटे रे जड़ कारो राम। कूदों को प्यार भाव है नैया, कूदों को प्यार भाव है नैया, फिर रहो उघारो जो नन्नैया, फिर रहो उघारो जो नन्नैया, इन गोरी धना पे अंगरखी नैया, गोरी धना पे अंगरखी नैया, और फट गओ देखो फट गओ सलूका हमारो हमारो, कैसे कटे जो जड़ कारो राम, ये कैसे कटे जो जड़ कारो हमारो, कैसे कटे रे जड़ कारो राम, कैसे कटे जो जड़ कारो हमारो, कैसे कटे जड़ कारो राम। अबई के ऐसी परी में गाई, अबई के ऐसी परी में गाई, जा छोटी सारी की शादी आई, जा छोटी सारी की शादी आई, सो मोखों सोई जाने करन कौन आई, मोखों सोई जाने करन कौन आई, सो कर्जा हो जे है नियारो नियारो, कर्जा हो जे है नियारो हमारो, कैसे कटरे जड़ कारो राम, कैसे
कटे जो जड़ करो हमारो, कैसे कटे रे जड़ करो राम। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। अपनो परिचय देते भैया। हम गोलू चढ़ार बोल रहे पंडाव से। गोलू चढ़ार कहाँ से? पंडाव थाना भानगढ़। बताओ गोलू भैया, का समस्या ले आए अपन आज? जब बोला कि सर गेहूं में सल्फर और जिंक और यूरिया कितने कितने किलो प्रति एकड़ पिसिया में अपन रासायनिक खाद डालो चाह रहे, कौन कौन सी? सल्फर और जिंक और यूरिया। सल्फर, जिंक और यूरिया डालो चाह रहा है। माटी को परीक्षण करवाओ तो का पहला? नहीं करवाओ सर। कहाँ से अपन को जा दिमाग में आई बात का अपन को सल्फर भी छिटकने हैं, जिंक भी छिटकने हैं? बताते हैं सर मोबाइल पे अच्छी उचित पैदावार हो। बिल्कुल ठीक बात करी आपने, बहुत सही जगह प्रश्न कर लो कि आप नाय माय मोबाइल पे देख के जानकारी सही है कि नहीं है सही। बिल्कुल वो जानकारी को सटीक करवे के लाने आपने वैज्ञानिकों के लाने हेलो किसान वाणी के माध्यम से सलाह चाहा तो आप? जी सर। तो पहलो पानी दे रहे कहा है? जी सर, पहलो पानी दे रहे। पहलो पानी दे रहे हो। आपको जो क्या वो है कि सल्फर, जिंक और यूरिया हम कितनों कितनों छिटक सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी इस समस्या का निदान करें देते डॉक्टर शिवराम सिंह जी। गेहूं ज्यादा पानी वाला लगाया है, 4 से 5 पानी वाला। ये पानी लगाई किसी तो 3 पानी सर। 3 पानी देते हैं जी। ठीक है, 15-44। तो भैया 15-44 लगाइए ना आपने, तो इसमें तो पानी आप 3 तो ज्यादा हो जाएंगे, 2 पानी में ये अच्छी आ जाती है। आपने शुरू में कौन कौन से खाद दिए थे इसमें? हमने 2 साल दिए थी। 15-44 है ना, इसमें अपन लोग बीज के बराबर 20 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, जो NPK 12-32-16 था वो अपन को बेसल डोज में दिया जाता है, मतलब शुरू में बुआई के समय में। और बाद में क्या है कि इसमें अपने को ये यूरिया वगैरह की ज्यादा सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि ये ज्यादा यूरिया से बाद में गिरने लग हवा चलती है तब। कई बार आपने देखा होगा कि अपन ने यूरिया ज्यादा दे दिया तो पौधा रसीला हो गया, उस टाइम पर हवा चली अपनी, उस टाइम बाली की अवस्था आ जाती है, उस टाइम से आड़ा हो जाता है, तो फिर अपना पूरी उपज नुकसान हो जाता है। तो आपको पर एकड़ में डालना है। तो यदि जिंक सल्फेट जो आपका मिलता है 21% वाला भी आता है और 30% वाला भी आता है, जिसको अपन मिट्टी में दे सकते हैं, तो वो आप 10 किलो प्रति एकड़ डाल दें। जी हम जिंक लिया तो वही में मिलवानी है सर। 33% है जिंक और 16% 13% सल्फर। हाँ, तो जो हम बोल रहे हैं ना आपको 13% और 30% वाला है ना, तो इसको अपने को 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। ठीक है। और अब अकेले ये है हमने उपयोग करने बोल दिया आपसे उपयोग करो, लेकिन उसको अच्छी तरह से, या तो फिर एक काम करो आप कहना कि स्प्रिंकलर से पानी देना है इसमें। कैसे देना? स्प्रिंकलर से तो क्या कम से कम बूंद बूंद टपकेगी ऊपर से पानी, तो गल के मिट्टी में नीचे चला जाएगा। ठीक है ना। और पानी में यदि अपन ने बहा कर दिया तो बह के एक तरफ निकल जाता है, तो अपने को ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो अब आपको यही ध्यान रखना है कि 10 किलो प्रति एकड़ अपना जो जिंक सल्फेट लाए आप, और अलग अलग लाए तो उसको 5-5 किलो दोनों को बढ़िया मिलाकर फिर उसको खेत में भुरकाव कर दें, और उसके बाद फिर अपनी बौछारी विधि जिसको बोलते हैं हम स्प्रिंकलर सिस्टम, उससे पानी देना है, बहा के मत देना। यूरिया 5 किलो एकड़ में 10 किलो हो जाएगा अपना। जी सर। परसेंटेज बढ़ेगा तो उसकी मात्रा कम होगी। बहुत से किसान भाई क्या हम इसलिए पहले परसेंट पूछते हैं कि बहुत से 80% वाला अपना सल्फर ले आए, तो वहां पर मात्रा 1 किलो रह जाएगी हमारी। ठीक है ना भैया। तो आपने जो हमको बताया है ना कि हम 13% वाला और 30% वाला लाए, तो दोनों को मिला के आप उपयोग करें 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। जी सर। बकरियों में दिक्कत है साहब। बकरियों में क्या दिक्कत है भैया? जो जून और जुलाई और अगस्त के महीना में पानी गिरता है सर, अगस्त के महीना में, तो इन्हें PPR हो जाए तो हो जाती है सर। गोलू भैया नमस्कार। जुलाई और जून महीने में जब पानी गिरता है तो बकरियों को PPR हो जाता है। ठीक है सर। PPR के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि PPR की वैक्सीन लगानी चाहिए आपको, वैक्सीन और पशु चिकित्सालयों में जो है PPR की वैक्सीन उपलब्ध है। अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर के अपने पशु चिकित्सक से आप बात कर सकते हैं कि हमारे सभी पशुओं को PPR की वैक्सीन लगा दें। जब एक बार PPR की वैक्सीन लग जाती है तो वो 3 साल के लिए उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है PPR से बचाव करने का।
ये प्रेग्नेंट बकरियां सब उन्हें भी लग गए? नहीं, प्रेग्नेंट जो होती है उनको छोड़ करके बाकी सभी को लगाइए। जी साहब। ठीक है जी साहब। एक टीका और लगता है एंट्रोटॉक्सिमिया का, जी। आंत की बीमारी जैसे दस्त होते हैं ना, इनका टीका भी जो है कि बकरियों में लगाया जाता है। टीकाकरण का काम है ये अपने बकरियों में हमेशा करवाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बकरियों में अगर बीमारी फैलती है तो एक साथ बहुत ज्यादा बकरियों को नुकसान पहुंचता है। जी सर। और 7-8 पशु मर गए हमारी। बिल्कुल, ये बहुत सामान्य समस्या है। यहाँ के जो पशुपालक है या कहीं के भी बकरियां जो पालते हैं वो उनके लिए एक तरह से आजीविका का साधन है जी। उनको बेचते हैं, उनसे बेचने के बाद ही उनसे उसके धन अर्जित होता है। लेकिन अगर एक साथ 4-5 बकरियां 7 बकरियां मर जाती है तो उनका आर्थिक नुकसान ज्यादा होता है। 1962 को फोन लगाया था हमने, PPR आया था सर बकरियों पे। हाँ, तो उनने जानकारी दी थी कि PPR से मृत्यु हुई है। बिल्कुल हो जाते हैं। तो PPR का टीका, एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका, ये दोनों टीके जो है कि अपने बकरियों को लगाना चाहिए। और अगर बड़े जानवर पाले हैं गाय और भैंस तो उनको भी टीकाकरण का कार्य किया जाता है। खुरपका, मुंहपका का, चुर्रका का और घटरूंदा का टीकाकरण ही सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है, जिसकी वजह से जो है अपने पशुओं को रोग से मुक्त रख सकते हैं। तो मतलब बचाव करना ज्यादा। आने वाले बस्तारी में टीका लगवा लेना सर। बिल्कुल, सभी लोगों को अपने पशुओं को टीका लगवाना चाहिए और सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। जी जी। एक बात और आपसे पूछ रहे हैं, आपके यहाँ पे कुछ जो है कि प्रगणक आएंगे या कोई जो है कि सरकारी कर्मचारी आएंगे पशु गणना के लिए, तो अपना सहयोग बनाए रखिएगा। सही जानकारी अपने पशुओं की और अपने गांव में भी सभी को बताइएगा कि पशु गणना में जो अधिकारी कर्मचारी आए तो उनका सहयोग करें और सही जानकारी बताएं। हेलो किसान वाणी के माध्यम से कि पशु गणना का कार्य चल रहा है वर्तमान में, तो सभी लोग सभी अपने पशुओं की सही जानकारी, नस्लवार हो जो भी हो, आप बताएं उन्हें। इसी के आधार पे आप लोगों के लिए भविष्य की योजनाएं शासन द्वारा तैयार की जाती है। जी सर। ठीक है गोलू भैया। जयराम जी। जयराम जी। जयराम। जब तक एक और किसान भैया से बातचीत हुए, अपन डॉक्टर रघुवंशी साहब से जो जानना चाहते हैं कि मसूर और चना में डॉक्टर साहब सरसों, राई और भी खरपतवार आ गए हैं, तो इनके लिए क्या कोई निंदानाशक है बोनी के बाद? अपने यहाँ चना और मसूर, इनमें तो नींदानाशक का उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन पे अभी ऐसी नींदानाशक बने ही नहीं है। अपने को ध्यान रखना है कि नींदानाशक का सबसे ज्यादा जो उपयोग हो रहा है वो गेहूं में अच्छा हो रहा है। जी। ठीक। अपन तो किसान भाइयों से यही बोलना चाहेंगे कि जैसे अब चना अपना है, चने में कई जगह थोड़ी सी राई देखने को मिल जाती है, तो उसको अभी छोटी अवस्था में उखाड़ कर फेंक दें। किसान भैया लाइन पे अपन इनसे बात करने लिए थे। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। बिल्कुल सर। ये अपनो शुभ नाम बताते भैया। सत्यपाल बताओ सत्यपाल भैया, का समस्या ले आए? किसी में पानी दे देंगे सर। पिसिया में कितने पानी देने, कौन सी किस्म बाए अपन? 306। 306 पिसिया बाए हों और कितने पानी देने हैं? हाँ। बिल्कुल ठीक है, आपकी ये समस्या को तुरंत निदान करें देते हैं डॉक्टर रघुवंशी साहब। C306 लगाइए। अपने पास पानी कितने उपलब्ध हैं? पानी तो सर 3-4 मिनट। तो अब आपने जो किस्म चुनी है ना, ये बिल्कुल ये मानो सबसे कम वाली किस्म है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वर्षा आधारित खेती हम करते हैं, उसमें हम इसको लगाते हैं। पानी देकर बोया होगा आपने। अब आपको इसमें एक ही पानी देना है और वो देना है 38 से 42 दिन के टाइम में इसमें एक पानी देना है। करीब 8 से 10 किलो प्रति एकड़ यूरिया देते हैं बस। इससे ज्यादा यूरिया की मात्रा बिल्कुल मत बढ़ाना इसमें, नहीं बाद में ये मानोगा था कि ये बड़ा अच्छा होता है तो बाद में हवा चलेगी तो पूरा अपना गेहूं गिर जाएगा और गिरने के बाद पूरी बाली अवस्था पर खराब हो जाएगा। इसलिए इसमें ये ध्यान रखना कि पानी हमको एक ही देना है। 40 दिन हमारे हों, उस टाइम यदि हम देखते हैं कि कहूँ माहौटा पड़ रहा है किस्मत से, तो माहौटा की स्थिति कैसी है, अच्छा तेज माहौटा पड़ गया है कि कम पड़ गया, उसके हिसाब से हम पानी की मात्रा देखेंगे। यदि माहौटा कई बार बोलते हैं कटमटा माहौटा पड़ा है, मतलब आधा लग गया है आधा खाली है या आधी मिट्टी गीली हुई है, तो वहां पर हम बौछारी विधि से ही पानी दें जिससे कि हमारा एक पानी पूरा हो जाए। ज्यादा पानी इसमें नहीं दिए जाते, और ना फिर जब ज्यादा पानी नहीं देते तो यूरिया भी हम ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है। ठीक है सत्यपाल भैया, धन्यवाद आपके लाने। अपनी जानकारी अपन और बढ़ाएं, एक ये पहले सुने लेते चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव जो लोकगीत। गोरी जाओ ना बजरिया, गोरी जाओ ना बजरिया, अरे
करे आप दो दो चुनिया डाल के, करे आप दो दो चुनिया डाल के, करे आप दो दो चुनिया डाल के। कंदेला लटके झेला अखियां काजरकारी, तार कंदेला लटके झेला अखियां काजरकारी, माथे ऊपर बेंदा दमके सोहत कानन वारी, माथे ऊपर बेंदा दमके सोहत कानन वारी। तोरी बारी है उमरिया, तोरी बारी है उमरिया, करे आप दो दो चुनिया डाल के, हाँ, करे आप दो दो चुनिया डाल के। गोरी जाओ ना बजरिया, गोरी जाओ ना बजरिया, अरे करे आप दो दो चुनिया डाल के, हाँ, करे आप दो दो चुनिया डाल के। गोरी मुन्या लरम कलैया ऊबड़ डगर प्यारी, गोरी मुन्या लरम कलैया ऊबड़ डगर प्यारी, जेठ मास की तपे तो फरिया पर जे मुन्या कारी, जेठ मास की तपे तो फरिया पर जे मुन्या कारी। ऊंची नेची है पहाड़िया, ऊंची नेची है पहाड़िया, करे आप दो दो चुनिया डाल के, हाँ, करे आप दो दो चुनिया डाल के। गोरी जाओ ना बजरिया, गोरी जाओ ना बजरिया, करे आप दो दो चुनिया डाल के, हाँ, करे आप दो दो चुनिया डाल के। डॉक्टर साहब, हम आपसे जो जानना चाह रहे हैं यादव साहब से, ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ रही है, तो हमारे जो पशुपालक भैया हैं जो कि वो है कि पूरा पैसा बांटे ही में जा रहा है, मतलब दूध में फायदा ही नहीं हो पा रहा। आपने ये जो है कि सही प्रश्न पूछा है। क्या होता है जब सर्दी का मौसम बढ़ जाता है तो शरीर की जो मेटाबॉलिक रेट है उसको, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी के जी, उनको अधिक से अधिक दाने की मात्रा दी जाती है। अब इसे कम कैसे कर सकते हैं? इसे कम करने का एक तरीका है आपको कि आप इन्हें एनर्जी के रूप में आप गुड़ का सेवन कराएं, तेल का सेवन कराएं। इन दोनों चीजों में आपको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और उसको जो रिक्वायरमेंट थी बांट की वो थोड़ी सी घट जाएगी। लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि प्रत्येक जो एडल्ट पशु है, वयस्क पशु है, उसको शरीर के मेंटेनेंस के लिए, मतलब शरीर के रख रखाव के लिए 2 किलो दाना जिसमें 20% कम से कम क्रूड प्रोटीन हो, वैसी मात्रा वाला जो है दाना उसको देना जरूरी है। साथ में अगर 3 से 4 लीटर दूध उसको उत्पन्न हो रहा है तो 1 किलो दाना ऐड करना पड़ेगा। इसी अनुपात में अगर 8 किलो दूध उनमें मिल रहा है पशु में अपने, तो 2 किलो आपका रख रखाव के लिए और 2 किलो आपको दाना देना पड़ेगा उनके दूध उत्पादन के लिए। ये नॉर्मल उनके लिए रिक्वायरमेंट है। इतना दाना अगर देंगे तो वो स्वस्थ भी बने रहेंगे, आपको लंबे समय तक जो दूध का जो साइकिल है वो बना भी रहेगा, सही समय पे गर्मी पे भी आएगी, सही समय पे गर्मी पे आएगी तो आपका जो हीट साइकिल है, जो आपका जो बच्चे की इंटरकाविंग पीरियड है वो कम होगा और सही तरीके से आपको जो दूध से फायदा मिल सकता है वो मिलेगा। डॉक्टर साहब,
जो न दुधारू भैंस हो चाहे गैया होवे तो उनको तेल और गुड़ कितना दो चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से? प्रतिदिन के हिसाब से कम आधा किलो गुड़ देना जरूरी है भैंसों को। और तेल, सरसों का तेल आप हफ्ते में पिला सकते हैं जी। और गैया के लाने? गाय के लिए भी ऐसा ही है, आधा किलो से लेकर के 1 किलो के बीच में, जिस तरह की आपकी उत्पादन क्षमता उसमें है जी। सर्दी से बचाव करने का तरीका है कि सर्दी से बचाव के लिए आप चारों तरफ से तिरपाल लगा लें। जो सीधी हवा आती है उससे जो है कि बचाव करना बहुत जरूरी है। अभी आप देख रहे होंगे कि सुबह के समय तो ठंड बहुत पड़ती है, जी। लेकिन 10 बजे के बाद बहुत तेज गर्मी, फिर गर्मी शुरू हो जाती है। तो ये एक तरह से ट्रांजिशन फेज भी है जी। तो इसमें भी अपने को बचाव रखना। ऐसा नहीं करना है कि हम बहुत धूप हुआ तो बाहर निकाल दिए, जैसे शाम होती है फिर ठंड बढ़ जाती है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए अपने पशुओं को जो बोरे होते हैं वो उड़ा सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उनको चारा पानी देने के लिए आप उनको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसके ऊपर जो है कि आप फटा डाल दीजिए बोरी का, जिससे उन्हें डायरेक्ट जो है हवा है या ठंड है वो न लगे। जी बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो पानी है, क्योंकि पानी भी बहुत ठंड है जी, तो हल्का गुनगुना पानी दें उन्हें। मैंने या तो डायरेक्ट कुएं से निकला पानी पिलवाया जाए एकदम, या फिर बोरिंग से निकला पानी पिलाएं। और अगर ऐसा नहीं है, रखा हुआ पानी है, तो कुछ पानी गर्म करके उसमें मिला दें ताकि नॉर्मल टेम्परेचर में रहे, उसका डाइजेशन सही रहेगा। क्योंकि ज्यादा ठंडा पानी पीने से पेट में दर्द की भी समस्या आती है। स्वास्थ्य अच्छो बना रहे, पेट अच्छो बना रहे तो निश्चित है कि अपने लाने दूध भी अच्छा मिले। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। रघुवंशी साहब, मसूर चना की बोनी को भाई 35 से 40 दिन हो गए, कहूँ ज्यादा भी हो गए, कहूँ कम भी हो गए। ये समय पे उगरा की समस्या बहुत देखने में आ रही है और जहाँ बात कही जाती है आपरों के द्वारा कि 35 से 40 दिन में मसूर और चना में पानी भी दो जा सका, तो तक उगरा के निदान में पानी सहायक है या पानी के संगे कछु और भी अपन जमीन में दे देवे जिनसे उगरा कछु रुक सकते? प्रश्न तो आपने बहुत अच्छा किया है कि उगरा की समस्या दाल वाली फसलों में सभी में आती है और इसके लिए अपन सभी किसान भाइयों को बोलते भी हैं कि भैया लोगों बीज उपचार अच्छी तरह से करो। अब कई किसान भाई बीज उपचार में थोड़ी लापरवाही बरत देते हैं या सही हो नहीं पाता या कहीं उनके किसी वजह से वो बीज उपचार सही नहीं हुआ, तो अब चूंकि फसल लग गई है, जहां किसान भाइयों को यदि लग रहा है कि हमारा उगरा आने वाला है या इस टाइम दिखता भी है, तो इसके लिए क्या है कि अपनी ट्राइकोडर्मा आती है जिसको हम जैविक फफूंद बोलते हैं जी। तो ट्राइकोडर्मा अपनी अच्छी पकी हुई गोबर की खाद में या अपनी जिसको बोलते हैं केंचुआ खाद उसमें मिला के खेत में भुरकाव कर दें। इनमें 35 से 40 दिन की अवस्था पर पानी की आवश्यकता लगती भी है, तो इस टाइम क्या करें, उसको पहले भुरकाव कर दें और फिर अपनी सिंचाई दे दें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। तो माला खरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी आज के अपने एक कार्यक्रम में जो न विषय विशेषज्ञ पधारे हते पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर अजय यादव जी, कृषि महाविद्यालय खुरई से पधारे हते डॉक्टर शिवराम सिंह रघुवंशी जी। आप को बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप से बातचीत कर रहे थे हम सुनील राय। सभी जना खा राम राम।